Hello everyone, very warm welcome on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आपके सामने मैं हमेशा कुछ ना कुछ IBPS एसओ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, आपको इन्फॉर्म करती रहती हूँ, आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ। आज का एक वीडियो जो ये आपके सामने है, आप इसे बहुत सारे लाइव देखेंगे, बहुत सारे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो दिस इज़ अबाउट दी IBPS एसओ जॉब प्रोफाइल। मतलब ये कि IBPS के अंदर ये जो एग्जामिनेशन आपका होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, जिसको लाखों बच्चे टारगेट करते हैं, ये साइक्लिक एग्जामिनेशन है। हर साल ये वैकेंसी आपकी आती है और हर साल ये वैकेंसी आपको पहले ही बता दी जाती है। जैसे कि इस साल ये वैकेंसी आपके अगस्त के महीने में इसका एग्जामिनेशन होना है और अगस्त से 2 महीने पहले आप इसका नोटिफिकेशन जो है देख पाएंगे। नाउ अब आप IBPS एसओ के अंदर डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं। डिफरेंट प्रोफाइल से मतलब है कि डिफरेंट पोस्ट आपकी निकाली जाती हैं। जो टोटल पोस्ट आपकी IBPS एसओ के अंदर निकाली जाती हैं वो है आपकी 6। इन 6 की 6 पोस्ट में ये जो सभी पोस्ट आपके सामने हैं, ये सारी की सारी पोस्ट जो है, ये सब पोस्ट आपकी स्केल 1 ऑफिसर हैं। स्केल 1 ऑफिसर, स्केल से हमारा जो है ये भी तय होता है कि आपके प्रमोशंस में अभी और आप कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, इनकी ग्रोथ कैसे होगी और आगे आपकी सैलरी कैसे कैसे बढ़ सकती है। तो स्केल 1 का मतलब है कि आप पहुँच रहे हैं एक तरीके से PO लेवल पर। ये PO के इक्विवेलेंट ये पोस्ट आपकी होती है ना। इसके अंदर क्या क्या पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? तो IT ऑफिसर है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है, HR ऑफिसर है, साथ ही साथ है आपका राजभाषा अधिकारी। तो ये 6 पोस्ट है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर क्वालिफिकेशन। इनमें से कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, कुछ के लिए इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक बार जल्दी से एक 30-40 सेकेंड्स के टाइम में एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम वापस से देख लेते हैं। बहुत बार आप लोग पूछते रहते हो कि मैम क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो देखिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप 20 से 30 साल के होने चाहिए। और ये 20 से 30 साल का आपका एज क्राइटेरिया होगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। वहीं पे हमारे SC ST वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और जो OBC कैंडिडेट है उनको मिलता है 3 साल का और PWBD कैंडिडेट्स को मिलता है 5 साल का। आप चाहे 10 साल का PWBD कैंडिडेट्स को मिलता है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसका जो है एक पिक्चर ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरी की जाती है। सबसे पहले आगे आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर के जैसा कुछ अपनी ग्रेजुएशन में किया है। तो जैसा कि लिखा है 4 ईयर ग्रेजुएशन, आपने 4 साल का डिग्री कोर्स लिया है किसमें, एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में या फूड टेक्नोलॉजी में या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में या फिर कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड्स में, यानी कि इसी से मिलते जुलते फील्ड्स में अगर आप अपने 4 साल की डिग्री ली है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन दूसरा आता है आपका IT ऑफिसर स्केल 1। IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी जो एस्पिरेंट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो IT ऑफिसर स्केल ही है यहाँ पर। IT ऑफिसर के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से BTech अगर आपने किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं अगर आपको इलेबोरेटेड वे में बताऊं तो आपने BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है या टेलीकम्युनिकेशन में आपने किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर आपने ये नहीं किया लेकिन आप एक ग्रेजुएट हैं और एक आप ऐसे, या ग्रेजुएट से मतलब यहाँ पे है कि आप एक प्लेन ग्रेजुएट है जिसने DOEA B लेवल पास किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर 2, आपने या तो इनमें से कोई एक आपके पास डिग्री हो या फिर आपके पास ये वाली डिग्री हो ना। और तीसरा आता है आपका लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए 2 बातें क्लियर हैं। लॉ ऑफिसर के लिए पहली बात तो आपने लॉ की डिग्री ली हुई हो, लॉ की डिग्री के साथ साथ आपने अपने आप को एनरोल कर रखा हो बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट। तो यू शुड बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन द बार काउंसिल। जो भी एस्पिरेंट 2026 वाले हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो ये एनरोलमेंट का पहले चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एलिजिबल हैं सब कुछ है बट आपके एनरोलमेंट की वजह से आपका लास्ट में एक फाइनल सिलेक्शन आपको ना मिल सके। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मार्केटिंग ऑफिसर की बात की जाए तो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे MBA रिक्वायर्ड होता है। सो ग्रेजुएशन विद 2 ईयर फुल टाइम, आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 2 साल का फुल ईयर जो है आपने MBA कर रखा हो इन MMS, यानी कि मार्केटिंग में आपने अपना MBA कर रखा है या फिर आपने MBA या तो आपने MMS किया हुआ है
या फिर आपने MBA किया हुआ है अपना मार्केटिंग में, या फिर आपने PGDBA किया है, या आपने PGDBM किया है, या फिर आपने PGPM किया है, या फिर आपने PGDM किया है विद अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो ध्यान रहे यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर की बात हुई तो मार्केटिंग को थोड़ा यहाँ पे जो है प्रायोरिटी डेफिनेटली आपको देखने को मिल रही है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। HR ऑफिसर की अगर बात की जाए तो HR ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। तो ग्रेजुएशन विद 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, या तो आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी प्लेन डिग्री आपने ले रखी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने डिप्लोमा लिया हुआ है पर्सनल मैनेजमेंट में, या आपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अपना डिप्लोमा किया है, या आपने HR में किया है, या HRD में किया है, या फिर सोशल वर्क में किया है, या फिर आपने लेबर लॉ में किया है। अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लास्ट हमारे पास है राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हिंदी में है और साथ ही आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट था एट द ग्रेजुएशन लेवल तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना संस्कृत भाषा में किया है लेकिन आपके पास हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स थे आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि राजभाषा अधिकारी का मतलब ही लैंग्वेज से होगा, तो यहाँ पे लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये तो था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बात आते हैं इसके रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस पे। रिक्रूटमेंट की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपके 3 फेजेज होते हैं। 3 फेजेज में प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर आप मेंस में आप आते हो, मेंस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल, फिर आप मेंस का एग्जामिनेशन देते हो और मेंस के एग्जाम के बाद फिर आप इंटरव्यू देते हो और मेंस के एग्जाम और इंटरव्यू को मिला के आपकी फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है। तो प्रीलिम्स क्या है, क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग ये सेक्शन वाइज भी है और ओवरऑल भी है। मेंस का एग्जामिनेशन में आपका सिंगल पेपर होता है प्रोफेशनल नॉलेज का, फिर आप इंटरव्यू देते हो और फिर आपकी मेरिट बनती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो गाइज आपके एग्जाम में जो 4 हमारी स्ट्रीम्स हैं यानी कि AFO का, IT का, मार्केटिंग का, HR का, इन सबके एग्जाम में क्वांट आता है और बाकी 2 पोस्ट के लिए क्वांट की जगह पे क्या आता है आपका, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस आता है। तो इंग्लिश आएगी 50 क्वेश्चन लेकिन 25 नंबर का, रीजनिंग आएगा आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, क्वांट आएगी आपकी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है लेकिन इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश में होगा। साथ ही साथ आपकी सेक्शनल टाइमिंग होती है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए फॉर द लॉ और राजभाषा, लॉ और राजभाषा वाले के एग्जाम में से केवल इतना चेंज आप देख पाते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश जो है वो 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा, लेकिन इन लॉ वालों के एग्जाम में क्वांट की जगह क्या आता है, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, अगेन सेक्शन टाइमिंग है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। प्रीलिम्स के एग्जाम को जो कट ऑफ आपकी निकाली जाती है वो दोनों तरीके से आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना है और आपको ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है। अब फाइनली हम आ जाते हैं इस वीडियो के मुद्दे पे यानी कि जॉब प्रोफाइल पे। तो बात आज के वीडियो में होने वाली जॉब प्रोफाइल की, एग्जैक्टली आपको इस जॉब में करना क्या होता है। अगर आप IT ऑफिसर स्केल 1 पे चुने जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट दीज थिंग्स। IT ऑफिसर स्केल 1 की अगर मैं बात करूँ तो आपका काम होगा डेटा मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, यानी कि जो डेटा है बैंक का सारा डेटा है उसको मेंटेन करना, यानी कि डिजिटली उस चीज़ को मेंटेन करना और साथ ही साथ सपोर्ट प्रोवाइड कराना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए या इंटरनेट से रिलेटेड। तो एनी सच सपोर्ट जो आप एक IT ऑफिसर के तौर पे आप उनको प्रोवाइड करेंगे बैंक को। डेवलपिंग एंड मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं तो उसको डेवलप करना, उसको मॉडिफाई करना, ये काम आपका होगा। देन क्वेरीज रिलेटेड टू ATM से रिलेटेड कोई क्वेरी है जो कहीं ना कहीं नेट इशू अगर है, इंटरनेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उस पर आप फोकस करेंगे। मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ एरर्स है या इशूज़ हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इशूज़ है या एरर्स हैं, वो काम आप ही के जो है हिस्से में आएगा। मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन द बैंक, बैंक के कंप्यूटर सिस्टम काफ़ी हैवी होते हैं, उनका मेंटेनेंस करना, उनको जो है एरर फ्री रखना, ये सारा काम IT ऑफिसर का होगा। टेकिंग केयर ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे कि बैंक का नेटवर्क क्या हो जाए, ब्रीच हो जाए, डेटा जो है वो ब्रीच हो जाए, तो नेटवर्क की सिक्योरिटी का ध्यान रखना। प्रोसेसिंग एंड एंटीवायरस अपडेट करना, तो प्रोसेसिंग पे का ख्याल रखना और एंटीवायरस यानी कि वही अगेन बात है कि वायरस की वजह से डेटा ब्रीच हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो बैंक के लिए क्या है डेंजरस है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सपोर्टिंग द बैंक्स कोर बैंकिंग सिस्टम, जो बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैनेजिंग
द एंटायर आईटी टीम। तो आईटी टीम ऐसा नहीं कि ये केवल आपका एक सिंगल का काम होगा, पूरी की पूरी एक आईटी टीम होती है किसी भी बैंक के लिए, तो उस पूरी की पूरी आईटी टीम को भी आप मैनेज करेंगे, यानी कि टास्क असाइन करेंगे और देखेंगे, रिव्यू लेंगे, साथ ही साथ आप उनमें फॉलोअप्स लेंगे कि सारे टास्क जो असाइन किए गए थे वो हो पा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आईटी ऑफिसर का जो काम होगा वो आईटी से रिलेटेड होगा, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, नेटवर्किंग से रिलेटेड होगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, नेट से रिलेटेड होगा। तो ये वाला आपका प्रोफाइल होगा। इसीलिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है ग्रेजुएट्स जो बीटेक जिन्होंने किया होता है कंप्यूटर साइंस में स्पेशली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केटिंग शब्द अपने आप में एक बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है। मार्केटिंग का मतलब है कि आप मार्केट आउट कर रहे हो, यानी कि आप चीज़ों को क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। तो मार्केटिंग ऑफिसर का काम होगा एक तरीके से एडवर्टीजमेंट, अगर इसको हम लेमन भाषा में समझे तो एक तरीके से एडवर्टाइज करना, है ना। तो मार्केटिंग ऑफिसर का प्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड होती है एमबीए की। प्रोमोट हिज बैंक, मार्केटिंग ऑफिसर का काम होगा अपनी बैंक को कैसे कैसे वो प्रमोट कर सकता है, क्या बेस्ट तरीके वो निकाल सकता है, टेम्पटिंग ऑफर्स वो निकाल सकता है, या इस तरीके का किस तरीके से मार्केट में अपनी बैंक को दिखाए सो दैट पीपल आर मोर टुवर्ड्स दैट बैंक, है ना। तो प्रमोट करना बैंक को, ब्रिंग न्यू बिजनेस डील्स, नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आना, डील्स लेकर आना, नए कस्टमर्स को जो है अट्रैक्ट करना, सजेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज सजेस्ट करना टू इंक्रीज द बैंक्स प्रॉफिट, बैंक का जिससे प्रॉफिट बढ़े उसको लेकर कुछ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को सजेस्ट करना, हैंडलिंग द वेरियस मार्केटिंग चैनल, बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स होंगे उनको हैंडल करना, लाइक न्यूज़पेपर, क्योंकि मार्केटिंग कैसे कैसे की जाती है, मार्केटिंग न्यूज़पेपर के थ्रू की जाती है, मार्केटिंग होर्डिंग्स के थ्रू की जाती है, मार्केटिंग जो है वो आजकल ऑनलाइन भी होती है, मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे की जाती है, तो डिजिटली भी की जाती है। तो एडवर्टीजमेंट को चेक करना, बैनर्स को चेक करना, प्रमोशनल इवेंट्स को देखना। तो मार्केटिंग ऑफिसर का काम होगा एक्चुअली टू सेल द बैंक्स प्रोडक्ट, टू सेल बैंक, ताकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो। तो आपका काम होगा बेसिकली आपकी बैंक को प्रमोट करना by marketing the products, by marketing the offerings, by marketing, and also at the same time suggesting the good policies, cost effective policies। ये सारा काम मार्केटिंग ऑफिसर का होता है ऑल इन ऑल। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का काम होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन पास करना, या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स आई हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, स्कीम्स बनाई गई हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाना, उनको समझाना उन सारी स्कीम्स को लेकर। सो अंडरस्टैंडिंग द बैंकिंग एंड कोर फाइनेंशियल नीड्स ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का ज़्यादातर काम रूरल एरियाज़ में होगा, ऐसे एरियाज जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स है, फार्म्स हैं। तो उसका काम होगा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का कि अंडरस्टैंड करना बैंक की कोर फाइनेंशियल नीड्स को, किसकी, पीपल की। तो जो लोग हैं जिनके पास एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, लैंड्स हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स क्या है, उनका कोर बैंकिंग नीड्स क्या है, उनको समझना, उनको समझ के आगे रिपोर्ट करना, फिर उस पर बेस्ड कुछ पॉलिसीज़ या कुछ प्रोजेक्ट्स बनवाना, फिर वो लोगों तक पहुंचाना। तो इस तरीके से क्या करना है, हमारे रूरल एरिया को अपलिफ्ट करना है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। देन गिविंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस लोन्स, आप किसान को यानी कि फार्मर्स को डिफरेंट वेरियस जो लोन्स हैं, कौन से बेस्ट लोन्स हो सकते हैं किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, उनको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना, अच्छे से समझाना। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है तो उनको अच्छे तरीके से समझाना, कन्विंस करना कि हाँ ऐसा ये लोन पॉलिसी आपके लिए बेहतर हो सकती है। साथ ही साथ उनके लोन के लिए जो पेपर वर्क है उसको ऑडिट करना, देन उस पेपर वर्क के बाद, ऑडिट करने के बाद चेक करना कि सारी चीज़ें ठीक हैं, प्रोसेसिंग करना उस लोन की, एंड देन एट लास्ट लोन को क्या करना, सैंक्शन करना, एंड पेपर वर्क जो भी है उसका, उस सब चीज़ों को देखना। तो ये काम होगा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का। लास्ट हमारे पास लॉ ऑफिसर है। लॉ ऑफिसर का मतलब क्या है, वो लॉ से रिलेटेड चीज़ें देखेगा, लीगैलिटीज़ को देखेगा। बैंक में कहीं कोई इशू आ रहा है, लीगल इशू आ रहा है, तो उसके लिए लॉ ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होता है। सो टू हैंडल लीगल लाइबिलिटीज़ एंड लीगल अफेयर्स ऑफ द बैंक। तो जितनी भी लीगल लाइबिलिटीज़ हैं, है ना, कभी कोई रेगुलेशन पास हो रहा है, कभी कोई रूल है, कभी कुछ भी है, XYZ, RBI के द्वारा जो बनाए गए नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करवाना बैंक को। एनीथिंग दैट दैट इंक्लूड्स लीगैलिटी, वो लॉ ऑफिसर का काम में आ जाता है। सो हैंडलिंग द लीगल लाइबिलिटीज एंड लीगल अफेयर्स ऑफ द बैंक, प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना फॉर वेरियस प्रोसेस एंड प्रोवाइड असिस्टेंस इन द लीगल इश्यूज ऑफ द बैंक। तो लीगल पेपर वर्क करवाना, साथ में लीगल एडवाइस देना बैंक को,
ठीक है। मॉनिटरिंग द एरर्स एंड कीपिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बैंक डॉक्यूमेंट, एरर्स को मॉनिटर करना और साथ ही साथ जो बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना भी एक लॉ ऑफिसर के वर्क प्रोफाइल यानी कि जॉब प्रोफाइल का हिस्सा होगा। लास्टली वी विल सी एचआर ऑफिसर का काम होता है ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है, यानी कि टू चेक द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय, सब कुछ ट्रैक पर है, सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही है। टू कीप अ चेक ऑन ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कि सब कुछ एट पार है, एम्प्लॉयज़ खुश हैं, एम्प्लॉयज़ का काम अच्छे से हो रहा है, दे आर नॉट बीइंग ट्रबल्ड, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं एम्प्लॉयर के द्वारा। सो स्टडी डिफरेंट एचआर पॉलिसीज ऑफ द बैंक एंड सजेस्ट चेंजेस इफ नीडेड, तो जो बैंक की ऑलरेडी ऑनगोइंग पॉलिसीज है उनको स्टडी करना, और अगर कोई चेंज लगता है टाइम टू टाइम अपडेशन कुछ रिक्वायर्ड है तो वो भी सजेस्ट करना। इन्वॉल्व इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है एचआर का एक बड़ा काम होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होना। हैंडल केसेस ऑफ मिसकॉन्डक्ट एंड रॉन्ग डूइंग एंड कंसल्ट विद द सुपीरियर, कुछ भी कोई अगर मिसकॉन्डक्ट हुआ है किसी भी एम्प्लॉय के साथ तो उसको हैंडल करना, उस केस को समझना, उस पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और अगर वो उसके लेवल का नहीं है तो फिर अपने सीनियर्स के साथ कंसल्ट करना टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन, एंड दैट विल बी द टास्क ऑफ ए एचआर ऑफिसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। राजभाषा अधिकारी का काम क्या होगा? राजभाषा अधिकारी का विल हैव टू प्रूफ रीड एंड ट्रांसलेट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आइदर इंटरनल और आउटबाउंड दैट आर यूज्ड टू सर्कुलेट इन द बैंक। तो बेसिकली जो राजभाषा अधिकारी है उसका काम होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में आया है तो वो इंग्लिश में जो डॉक्यूमेंट आया है उसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे। प्रूफ रीडिंग करेंगे मतलब उसको देखेंगे कि सब कुछ सही लिखा हुआ है, सब सारी बातें करेक्ट हैं, कोई ग्रामर एरर तो नहीं है, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, कोई कॉन्टेक्चुअल एरर तो नहीं है। तो ये काम होता है एक राजभाषा अधिकारी का, टू चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उनको प्रूफ रीड करना, उनमें किसी भी तरीके की कोई गलती है तो उस गलती को सही करना, करेक्ट करना। एंड देन ऑल्सो उन डॉक्यूमेंट्स अगर इंग्लिश में है लेकिन आपके एम्प्लॉय ज़्यादातर हिंदी समझने वाले हैं तो आप उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में उसको कन्वर्ट करके फिर वो सब जो है सर्कुलेट किया जा रहा है सारी बैंक में या ब्रांचेस में उस बैंक की। ठीक है। कंडक्ट ट्रेनिंग सेशंस फॉर बैंक पर्सनल टू प्रमोट ऑफिशियल लैंग्वेज, और कुछ ट्रेनिंग सेशंस को कंडक्ट करना ताकि जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है बैंक के काम करने की उसको प्रमोट किया जा सके। एक तरीके से एक सेमिनार्स या इस तरीके के वेबिनार्स कंडक्ट करवाना। मेक श्योर दैट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली राजभाषा अधिकारी का काम यही है कि लैंग्वेज का इशू ना आए, कुछ भी समझने के टाइम पे ऐसा ना हो कि लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर। तो राजभाषा अधिकारी का काम होगा कि अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में समझा सके, हिंदी में डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके, हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। दैट विल बी द टास्क ऑफ ए राजभाषा अधिकारी, राइट। और राजभाषा अधिकारी की पोस्ट काफ़ी कम निकलती हैं, यानी कि लिमिटेड वैकेंसीज इसकी होती हैं। इतना ये ऐसा प्रोफाइल नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे वैकेंसी आपको कम देखने को मिलती हैं। सो फाइनली गाइज वी कम टू दिस स्लाइड। दिस वॉज अबाउट दी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं वी शुड नो कि हमारा काम क्या होगा, उससे हमारा एक इंटरेस्ट बढ़ता है। तो आज का वीडियो एक आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था कि जॉब प्रोफाइल क्या होना चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि हमारा ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन से पहले मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो होगा आपका अगस्त में, और अगस्त से पहले अब आपके पास 5 मंथ बचे हैं। 5 मंथ भी पूरे नहीं बचे हैं। अगर अब देखा जाए मार्च ऑलमोस्ट आउट हो चुका है, मार्च का 8-9 दिन बचा है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो आपके पास अब मोर और लेस 4 मंथ या मैं बोलूँ कि 4.5 मंथ का टाइम बचा है, और एक बिगिनर को कम से कम 5 मंथ का टाइम चाहिए होता है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन। अगर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक यू आर डूइंग गुड ऑलरेडी। आपका सिलेबस टाइमली पूरा हो जाएगा, और टाइमली पूरा होने के साथ साथ हम फिर आपके साथ आगे की प्रैक्टिस कर सकेंगे। बट अगर आप बिगिनर हो और अभी तक आप ये ही सोच रहे हो कि कहाँ से क्या तैयारी करनी है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि हर दिन आपके हाथ से टाइम निकलता चला जा रहा है। मुझे याद है कि एक दिन था जिस दिन IBPS ने कैलेंडर रिलीज़ किया था, उस दिन हम बात कर रहे थे कि चलो ठीक है, जनवरी के महीने में वो IBPS का कैलेंडर रिलीज़ हुआ था। जब मेंस का रिजल्ट आया था उसके 2 दिन बाद ही कैलेंडर रिलीज़ हुआ था, और हम वी वर डिस्कसिंग कि चलो ठीक है, आज जनवरी का महीना है, अगस्त में पेपर आएगा, एग्ज़ाम होगा, बहुत टाइम है। लेकिन धीरे धीरे करते करते जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, मार्च भी ऑलमोस्ट चला गया, राइट। अब आपके पास केवल 4.5 महीने का टाइम है। बिगनर के लिए 5 महीने कम से कम रिक्वायर्ड होते हैं। तो जस्ट ट्राई। मैंने इस IBPS SO को कैसे क्रैक करें, 5 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या है, 6 महीने की स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं। वो बेस्ट
लेड आउट स्ट्रैटेजी अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे नाम के साथ विच इज़ नीलम गहलोत के साथ अगर आप 5 मंथ स्ट्रैटेजी डालेंगे तो आपको एक अच्छा प्लान निकल कर आएगा। 6 मंथ स्ट्रैटेजी डालेंगे तो आपको एक प्लान दिखाई देगा। गो विद दैट प्लान। अगर आप अपने आप भी तैयारी करना चाहते हो तो उस प्लान को ज़रूर देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके पास एक गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी इस समय एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो IBPS SO के सभी बैचेस हमारे आउट हो चुके हैं जो शुरू किए गए हैं अभी। मार्केटिंग ऑफिसर है, HR ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है, IT ऑफिसर है, इन सबको इनमें जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ द डिस्काउंट कोड Y651। इसके साथ साथ गाइस इस समय ईद आप सभी लोगों को विशिंग हैप्पी ईद, जितने भी हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। सो इस समय आपको ट्रिपल बेनिफिट मिल रहा है इस सेल के अंदर, जिसमें आपको फ्लैट 79% डिस्काउंट मिल रहा है प्रोडक्ट पे। साथ ही साथ डबल वैलिडिटी के साथ साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है आपको सभी महापैक पे। ये मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देना चाहती हूँ। मैं ये भी बताऊंगी कि महापैक के अंदर आपके ये जितने भी एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इसी के अंदर आता है, बैंक महापैक के अंदर। साथ ही साथ रेगुलेटरी बॉडी के भी जितने एग्जाम है जिसमें कि आपका IBPS SO भी है, ये भी आएगा। तो आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप बैंक महापैक प्लस में जा सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बैंक महापैक प्लस में न जाके आप सीधे क्या करें, आप सीधे जो है अपना आप सीधे IBPS SO के बैच में जा सकते हैं। चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स, बट इस डिस्काउंट ऑफर का जरूर फ़ायदा उठाइएगा। अडा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाइए, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऐप आ जाएगा। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइए और यहाँ पे कीजिए रेगुलेटरी बॉडीज़ को सेलेक्ट। रेगुलेटरी बॉडीज़ को सेलेक्ट करने के बाद ये है आपके पास IBPS SO। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके IBPS SO के सारे बैचेस हैं। आपको यहाँ पे सारे, जैसे लॉ बैच है या IT ऑफिसर का बैच है, ये 16 मार्च को आपके बैचेस शुरू किए जा रहे हैं। कब? 16 मार्च से आपके ये बैचेस जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें एक दो टॉपिक आपके हुए होंगे जिनको आप रिकॉर्डिंग्स में जाके कवर कर सकते हैं। ये बैच आपको बैंक महापैक प्लस में भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो बैंक महापैक प्लस में या रेगुलेटरी बॉडीज़ के महापैक में जाके भी इन बैचेस को ले सकते हैं अगर आप और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपका डाउट है कि मैम हम बैंक महापैक प्लस ही क्यों ले, हम तो डायरेक्टली इसी में से अपना वो कर सकते हैं ना, मतलब केवल बैच लेके भी काम चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हो। अगर आप केवल IBPS SO की तैयारी करना चाहते हो तो आप केवल बैच ले लीजिए, लेकिन अगर आप पूरे साल और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे हमारे साथ जुड़कर, फिर मैं बोलूँगा बैंक महापैक प्लस ले लीजिए, जिसमें आपके सभी एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। तो आपको बाद में कोई और एग्ज़ाम नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। रेस्ट आप जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपका बैच आ गया। इस बैच की वैलिडिटी है पूरी के पूरी 1 साल 12 महीने की। और यहाँ पे जाके जैसे ही आप करोगे बाय नाउ, लगा देना डिस्काउंट कोड। आप जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे डिस्काउंट कोड, आपको यहाँ पे फीस आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो Y651 अप्लाई कर दीजिएगा एंड आपकी फ़ीस 2500 रुपये। अभी मुझे याद है इस बैच की फ़ीस आपकी कितनी थी, 2800। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 2800 में भी ये बैच में एनरोल किया है। तो अभी फ़ीस आपकी बहुत कम हो रखी है, 2500 है। तो आप जाके इसमें एनरोल कीजिए, गो एंड बाय दिस बैच, और डिस्काउंट कोड लगा लेते हैं Y651। ओके, दिस इज़ द कोड जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कुछ भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या IBPS SO से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। रेस्ट आई विल सी यू इन माई पेड क्लासेस। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे आपकी एक फ्री क्लास होती है रीजनिंग की at 6 PM। ये मंडे टू फ्राइडे होती है। आप इस क्लास में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।